नमस्कार आप सभी को। मैं प्रभास कुमार पीजीटी भूगोल जवाहर नवोदय विद्यालय सेगांव जिला बुल्ढाना से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय के मानव भूगोल प्रकृति एवं विचारधारा पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि भूगोल का अर्थ और परिभाषा क्या है। उसके पश्चात मानव भूगोल की परिभाषा, भूगोल में द्वैतवाद, मानव भूगोल की प्रकृति, मनुष्य और पर्यावरण का संबंध, निश्चयवाद यानी डिटर्मिनिज्म और संभववाद पॉसिबिलिज्म और नवनिश्चयवाद अर्थात नियो डिटर्मिनिज्म, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें भूगोल शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भूगोल का अर्थ क्या है, तो भूगोल जो है अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल होता है और प्राथमिक स्तर पर इसकी व्याख्या करने का श्रेय यूनान वासियों को है। आरंभ में भूगोल सामाजिक शास्त्र का ही एक भाग था और बाद में धीरे धीरे इस विषय को विकसित करने में अनेक यूनानी एवं रोमन कालीन विद्वानों ने योगदान दिया। अरब भूगोलवेत्ता ने पूर्व मध्यकाल में भूगोल की कुछ शाखाओं का विकास किया। भूगोल या ज्योग्राफी शब्द जो बना है वो जियो और ग्राफिया शब्द से। दो यूनानी शब्द जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना या वर्णन करना। अतः सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। आरंभ में भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल, स्थानों एवं क्षेत्रों की स्थिति और प्रधान भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन मात्र किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे भूगोल विषय से संबंधित अनेक पक्षों का विकास किया गया और प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पृथ्वी का अर्थ केवल उसके धरातल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के ऊपर एक पतली वायु प्रपट्टी तथा पृथ्वी का भीतरी भाग भी सम्मिलित है। 20वीं शताब्दी तक भूगोल के अध्ययन में प्रदेश, क्षेत्र और उनकी व्याख्या महत्वपूर्ण भाग बन गए। मानव स्थान और स्थानिक अध्ययन की महत्ता को भी स्वीकार किया गया और 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हैटनर भूगोल को एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान माना और उन्होंने इसकी परिभाषा दी कि भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता हॉटसन ने सर्वप्रथम 1939 में नेचर इन ज्योग्राफी अपनी पुस्तक और उसके बाद 1959 में पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी में भूगोल को परिभाषित किया। यानी भूतल के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य उन्होंने बताया। हॉटसन ने यह भी स्पष्ट किया कि भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है जिसका उद्देश्य पर्यावरण और मानव के बीच अंतर संबंध को बताना है और यह विज्ञान पृथ्वी का मानव के निवास के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब हम मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। पहला है प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण और दूसरा जीवन के रूप जिसमें मनुष्य सम्मिलित हैं। तो भौगोलिक अध्ययन के आंतरिक तर्क ने इस विषय को दो भागों में विभाजित कर दिया और भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल, मानवीय रचना का मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। तो भूगोल में, मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है। अब हम मानव भूगोल की परिभाषा देखेंगे जो प्रसिद्ध भूगोल वेताओं ने दिया है। पहला जो है रेटजेल के अनुसार,
मानव भूगोल समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। समाज और धरातल, जो मानव समाज है और इस पे रहने वाले जो निवासी हैं और जो प्रकृति है, जो धरातल है पृथ्वी के पर, उनके संबंधों का ये अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। रेडजेल के ही शिष्य और प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के बीच जो है पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भी चंचल बताया गया है इसमें, जो स्थिर नहीं है और उनकी क्रियाकलाप स्थिर नहीं है, समय के साथ परिवर्तन अवश्यंभावी है। और मनुष्य की जो क्रियाकलाप हैं प्रौद्योगिकी के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें नई नई जानकारी हो रही है और प्रकृति के साथ हम संबंध बनाए हुए हैं। और अस्थायी धरती, क्योंकि धरती पर कोई भी जो स्थलाकृति है वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। नई नई जो स्थलाकृतियाँ बनती रहती हैं। मान ले जहाँ नदियाँ नहीं हैं वहाँ मान लिया भूमिगत हो जाती हैं नदियाँ, ऊपर धरातल के ऊपर है, बाद में कभी आंतरिक हलचल के फलस्वरूप, कोई प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन हो सकता है। पाल विडाल डी ब्लास के अनुसार कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ये मानव भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक नियम और उनके ऊपर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य सहित और भी, उनके खास करके मानव से उसके संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव भूगोल भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक इसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल की एक अत्यंत ही लोकप्रिय और बहु अनुमोदित परिभाषा है कि मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। अब यह है मानव भूगोल का मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कांगो के पिग्मी लोगों की जीवन शैली सऊदी अरब के बद्दू लोगों से भिन्न है। उसी तरह अगर ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के आदिवासी एवं टुंड्रा के एस्किमो को जीवित रहने के लिए वहाँ के पर्यावरण ने शिकार खेलने को विवश कर दिया है। उसी तरह अगर हम देखें उदाहरण स्वरूप गुज्जर एवं बकरवाल जाति के लोग जो ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में उच्च हिमालय एवं शिवालिक के क्षेत्रों में घूमते हैं, कश्मीरी एवं डोगरा लोगों की से ये भिन्न जीवन पद्धति का अनुसरण करते हैं, जबकि उनका निवास स्थल प्राकृतिक आवास एक ही है। तो जीवन पद्धति में ये भिन्नताएं मानव का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन की ये अभिव्यक्ति कही जा सकती है। तो मानव भूगोल मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन कहा जा सकता है, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा। अब अगली चर्चा हम करेंगे भूगोल में द्वैतवाद के बारे में। भूगोल में जब द्वैतवाद आया तो इस पर तर्क वितर्क होने लगे कि भूगोल को नियम बनाने के लिए या नॉमेथेटिक अथवा विवरणात्मक होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक होना चाहिए। क्या भूगोल के विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए क्या, या फिर क्या इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। तो ये अलग अलग सवाल या प्रश्न भूगोलवेताओं ने उपस्थित किए। तो भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए या फिर ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर, ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति और मानव के बीच वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव को पृथक नहीं किया जा सकता है और उन्हें समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोनों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं, अलग अलग पृथक रह करके अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। अब हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में, क्या नेचर है, इसके बारे में
जानकारी हासिल करेंगे। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित दृश्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि पहले चर्चा हुई। और मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप ही मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है, यानी मानव के इर्द गिर्द, उसी के चारों ओर उनके ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। और ये मनुष्य जो है, मनुष्य के क्रियाकलाप इसके केंद्र बिंदु हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। तो मानवीय क्रियाकलाप का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों के को मानव भूगोल के द्वारा भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। मनुष्य अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण को किस प्रकार उपयोग करता है, वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है, इसका विश्लेषण मानव भूगोल में किया जाता है। तो मनुष्य के द्वारा वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन, यानी मानव भूगोल मानव और वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन जो है ये मनुष्य को केंद्र बिंदु मान के करता है। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है कि मानवीय क्रियाकलाप या मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप ही केंद्र बिंदु है, जैसा कि स्पष्ट हो चुका है। गृह, गांव, नगर, सड़कों, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व ये भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों को उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए। यानी मनुष्य के द्वारा, जैसे अगर हम देखें संसाधनों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो मनुष्य ने गांव बसाया, बड़े बड़े नगर, महानगर, सड़कों और रेलों का जाल और बहुत सारे उद्योग धंधे, कल कारखाने और सीपोर्ट, पत्तन। इसके अतिरिक्त दैनिक डेली यूज आने वाली जो है बहुत सारे आर्टिकल्स या वस्तुएं ये बनाता है मनुष्य। और मानव द्वारा ये निर्मित जो किए गए हैं भौतिक पर्यावरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भौतिक पर्यावरण मानव के द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है और मनुष्य के जीवन को भौतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है, यानी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। अब है जो भूगोल की विचारधाराएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है पर्यावरण निश्चयवाद या मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण, मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है और ये जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मनुष्य के विकास में, मानव विकास में, मानव समाज के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण के लिए कि जब आग की खोज की गई, आग की खोज हुई तो घर्षण और उष्मा, घर्षण से यानी अगर देखें पत्थर को घिसने से चिंगारी पैदा होती है, उसके बारे में जानकारी हुई और उससे उष्मा प्राप्त होती है आग से, इसके बारे में। तो ये खोज प्रौद्योगिकी तो आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। इसके प्रवर्तक जो थे वो फ्रेडरिक रेटगल थे और एलन सैम्पल जो है इसके कट्टर समर्थक थी। और यानी पर्यावरण का मनुष्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ता है या प्रभावित करता है, जिसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, यानी पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात, पर्यावरण निश्चयवाद। एलन सैम्पल के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव का जो है आरंभ ही इन पंक्तियों से हुआ है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है।
और इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है, उसकी धूल का कण है। इसके लिए उनके कार्य निश्चित कर दिए गए हैं और उन्होंने पृथ्वी ने, तात्पर्य यह है कि पृथ्वी ने उनके कार्य निश्चित कर दिए हैं, उनके विचारों को दिशा दी है और उसके सामने कठिनाइयां भी उत्पन्न की, जिससे उनके शरीर को बल मिला और उनकी बुद्धि को प्रखर किया है। किसने? पर्यावरण ने, पृथ्वी ने। और अगर हम देखें, पृथ्वी से उन्हें नौ संचालन अथवा सिंचाई की समस्याएं दी हैं, तो उसकी समस्याओं को समाधान के लिए भी बताया है। जैसे नदी घाटियों में पृथ्वी ने उसे उपजाऊ भूमि प्रदान की। यानी मनुष्य में ये विलक्षण क्षमता है कि वो पर्यावरण के अनुकूल अपने को ढालने की क्षमता, पर्यावरण के अनुकूल अपने को ढालने की क्षमता मनुष्य में है, जिसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं। अब प्रौद्योगिक विकास की उस अवस्था में जब हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो पहले प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत हो जाता था और पूजा भी करता था। अभी भी हम कुछ प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं किसी न किसी रूप में, सूर्य, चंद्र और वन देवी के रूप में। वृक्ष की भी पूजा करते हैं, वट वृक्ष हो, पीपल हो। तो प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य और संरक्षित है, ऐसा मानना था पर्यावरण जो है निश्चयवाद के भूगोलवेताओं का। तो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण ये माता प्रकृति का रूप धारण कर लेती है। अगर हम देखें, जो जंगल में रहने वाले जो जनजाति लोग हैं, वो जंगल से जो प्राप्त उत्पाद हैं, चाहे वो कंद मूल फल, शिकार के द्वारा और अन्य गतिविधियों के द्वारा वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अगला है जो विचारधारा है, वो है संभववाद या पॉसिबिलिज्म, यानी प्रकृति का मानवीकरण। अभी हमने देखा कि पर्यावरण के द्वारा, यानी पर्यावरण हावी है मनुष्य पर, लेकिन यहाँ जो बताया गया कि प्रकृति का मानवीकरण, मनुष्य ने प्रकृति में बदलाव लाए। प्रकृति के द्वारा जो संसाधन मिल रहे हैं, जो प्रकृति के संसाधन जो मिल रहे हैं, उनको संभावनाएं मनुष्य के समक्ष उपस्थित हुई हैं और उसका वो भरपूर उपयोग किया है। तो समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मनुष्य बेहतर और अधिक सूक्ष्म प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्रौद्योगिकी, जैसे बहुत पहले जो है मनुष्य जो है कल्पना किया था कि वो हवा में उड़ने की, और लियोनार्डो दा विंसी ने उसका चित्र बनाया, लेकिन बाद में वो सपना साकार हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी आ गई और उस टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी वायुयान के द्वारा, हम हेलीकॉप्टर के द्वारा जो हम पहले कल्पना किए थे वो साकार रूप धारण कर लिए। तो पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वो संभावनाओं को जन्म देते हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र दिखाई देती है। अगर हम देखें, उच्च भूमियों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर जो स्वास्थ्य विश्राम स्थल बने हुए हैं, पर्वतीय नगर बने हुए हैं, फलोद्यान बने हुए हैं और तरंगित पहाड़ियों में चारागाह और समुद्र तट पर जो पत्तन या पोर्ट बने। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष में उपग्रह, जो प्राकृतिक उपग्रह मनुष्य के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं भूस्थिर कक्षा में, और जिससे हमें संचार के क्षेत्र में क्रांति संभव हो पाए। प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों की जो प्रधानता को स्वीकार करने वाली विचारधारा जो संभववाद नाम दिया गया या पॉसिबिलिज्म का नाम दिया गया, इसके प्रवर्तक पाल वी डा ला ब्लास थे। ये जो संभववाद की संकल्पना दी गई, ये इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे ये विडाला ब्लास थे। अब हम नव निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद, ये जो संकल्पना थी जो ग्रिफिथ टेलर ने दी,
ये जो विचारधारा दी उन्होंने, ये पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद उसके बीच का मध्यम मार्ग इन्होंने बताया, और इन्होंने उसका नाम दिया नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद। अगर हम नगरों में देखें, चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट है, विभिन्न जो यातायात के साधन, उसको नियंत्रित करने के लिए चौराहे पर बत्तियां लगी हुई है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती। तो लाल बत्ती का अर्थ होता है कि रुको, पीली बत्ती लाल और हरी बत्ती के बीच रुक कर तैयार होने के लिए अंतराल प्रदान करती है, इंटरवल देती है, और हरी बत्ती का अर्थ है कि जाओ। तो ये इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा कि ये बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग, यानी पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को उन्होंने बताया। ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना दी। अब नव निश्चयवाद की संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति यानी पर्यावरण निश्चयवाद, और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। यानी इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे विकास के प्रयत्न में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण को हानि करती है, संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, और अंधाधुंध रफ्तार ये जो अगर होता है, ये दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। अगर हम देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तपन, पीछे हटती हुई हिमनदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ, ये सब इसके उदाहरण दिख रहे हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था है। विकास के नाम पर जो मनुष्य के द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, और उसके परिणाम स्वरूप जो नुकसान, हानि मानव समाज को होने वाली है या हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, भूमंडलीय तपन की समस्या, ओजोन परत में छिद्र होने की समस्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या। तो नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने के लिए अपर्याय चयन यानी द्वैतवाद को निष्फल करता है या इसको नकार देता है। तो हमने आज मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की परिभाषा और जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, संभववाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद और नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, इसका अध्ययन किया। और आप कुछ प्रश्नों को, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। जैसे पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, नव निश्चयवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन थे, संभववाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन थे, और मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उसी तरह भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। और अगला प्रश्न, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच अंतर स्पष्ट करने का। तो ये पुनरावर्ती प्रश्न है जिसको आप सॉल्व करें और इससे जानकारी, जो संबंधित जानकारी है, वो ग्रहण करें। धन्यवाद।